छत्तीसगढ़ पुलिस का दंतेवाड़ा में ऑपरेशन मानसून जारी है। हर साल मानसून में 4 महीने तक सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन बंद रहता है, जिसका फायदा नक्सली उठाते हैं और गांव के नौजवानों को जबरदस्ती अपने संगठन में शामिल कर लेते हैं। लेकिन इस बार सुरक्षा बल के जवानों ने ठान लिया कि नक्सलियों का विस्तार नहीं होने देंगे। इसलिए वो दंडकारण्य के जंगलों में ऐसे तैनात दिखे कि नक्सलियों को गांवों की तरफ बढ़ने से पहले 10 बार सोचना पड़े। अपनी जान को दांव पर लगाकर जवान नदी के गहरे पानी और घने जंगल में मुस्तैद है। पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि ग्रामीणों में सुरक्षा भाव आ रहा है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के तहत जवानों की एक टुकड़ी 3 दिन तक जंगल में रहने के बाद कैंप में वापस तब आती है जब दूसरी टुकड़ी जंगल में पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले वहां रहने के लिए इन जवानों को हर तरह के हालात से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस ने अपने ही पूर्व कमिश्नर के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। शिकायत करने वाले बिल्डर का आरोप है कि उनके खिलाफ कुछ केस और शिकायतें पुलिस के पास थी। उन्हीं का निपटारा करने के बदले में परमवीर की ओर से 15 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। ऐसे में परमवीर सिंह पर अब गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और डीजी होमगार्ड परमवीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली आ रही हैं। अब परमवीर सिंह के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उगाही के मामले में मुंबई पुलिस ने परमवीर सिंह के ऊपर बाकायदा एफआईआर दर्ज की है। 15 करोड़ की उगाही के मामले में मुंबई पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और 2 आम नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में इतनी धाराएं लगाई गई है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस पूरे मामले में 29 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत करने वाले बिल्डर का आरोप है कि उनके खिलाफ कुछ केस और शिकायतें पुलिस के पास थी। उन्हीं का निपटारा करने के बदले में परमवीर की ओर से 15 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। एफआईआर में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के अलावा 5 अन्य पुलिसकर्मी हैं। एफआईआर में परमवीर के अलावा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट के डीसीपी का भी नाम है, जबकि अन्य पुलिसकर्मी क्राइम ब्रांच की अलग अलग यूनिट्स में इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात है। इस मामले में 2 नागरिकों के नाम भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उन दोनों नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120B समेत 29 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाकर सियासी तूफान ला दिया था। अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था और अब परमवीर सिंह खुद 15 करोड़ की रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप में फंस चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के ऊपर एक और मामले में कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि परमवीर सिंह जब थाने के पुलिस कमिश्नर थे, तब उन्होंने मुंबई के मलबार हिल इलाके के सरकारी आवास का किराया नहीं भरा था। इस समय बताया जा रहा है कि उस सरकारी आवास का किराया 54 लाख तक पहुंच चुका है, जिसमें परमवीर सिंह ने अब तक सिर्फ 29 लाख रुपए ही भरे हैं, यानी कि 24 लाख रुपए अभी भी बकाया हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परमवीर सिंह 18 मार्च 2015 को ठाणे के पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए थे। इससे पहले वो मुंबई में स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स के एडिशनल डीजीपी थे। ठाणे से मुंबई आने पर परमवीर को मालाबार हिल्स के नीलिमा अपार्टमेंट में आवास उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जब ठाणे में ट्रांसफर हो गया तब भी उन्होंने मालाबार हिल्स वाला अपार्टमेंट खाली नहीं किया था। इसलिए किराया और पेनाल्टी जोड़कर उनके ऊपर 54,10,000 रुपए बकाया हो गया। हैरानी की बात यह है कि परमवीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से अपनी बकाया रकम माफ करने की अपील की थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच 100 करोड़ की वसूली का विवाद हो गया। ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि जब परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, तब उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद अनिल देशमुख और परमवीर सिंह की दोनों की मुश्किलें बढ़ गई थी। अब 15 करोड़ की उगाही के मामले में मुंबई पुलिस ने परमवीर सिंह के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ परमवीर सिंह की शिकायत पर लगातार ईडी अनिल देशमुख के ऊपर अपना शिकंजा कसते जा रही है। योगी सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए योजना शुरू की। यूपी सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना की शुरुआत की। इसके तहत अनाथ बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार 18 साल की उम्र तक इन बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा भी उठाएगी। 18 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार उनका लालन पालन की व्यवस्था करेगी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एलओसी के पास आतंकियों की घुसपैठ की आशंका जताई गई, जिसके बाद वहां सेना ने उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया।
भारत और मेजबान श्रीलंका के बीच दोपहर से तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे से कोलंबो में शुरू होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सोशल मीडिया नियमों पर आईटी मंत्रालय को नोटिस जारी किया और 13 सितंबर तक जवाब मांगा। इससे पहले इन नए नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। ओलंपिक्स की तैयारियों में जुटी तलवारबाज भवानी देवी ने टोक्यो में बनाए गए खेल गांव में अभ्यास किया। उनका मुकाबला सोमवार को होगा। राजस्थान के बीकानेर में सुबह 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के जोधपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक दुकान के बाहर दो सांड आपस में भिड़ गए। उनकी इस लड़ाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश भी की, लेकिन एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे इन सांडों पर कोई असर नहीं हुआ। बीच सड़क पर उन्हें इस तरह लड़ता देख लोग दहशत में आ गए। हालात कहीं बिगड़ न जाएं, इसे देखते हुए कुछ लोग उन्हें अलग करने में जुट गए। एक आदमी उन पर झाड़ू से वार करने लगा, जबकि एक दूसरा आदमी उन सांडों पर पानी फेंकता दिखा। लेकिन इसके बाद भी दोनों सांड एक दूसरे से अलग नहीं हुए। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद एक सांड ने लड़ाई छोड़कर वहां की एक दुकान में घुसने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने उसे किसी तरह वहां से भगा दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मुंबई के किंग सर्कल रेलवे स्टेशन के बाहर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां रेलवे पुल के नीचे एक ट्रक फंस गया, जिसने उस रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों की मुसीबत बढ़ा दी। ये ट्रक उस वक्त वहां फंसा जब सड़कों पर भारी ट्रैफिक होता है। हर किसी को अपने दफ्तर या कारोबार की जगह पर पहुंचने की जल्दी होती है। तभी ये ट्रक पुल के नीचे फंस गया। फंसा भी ऐसा कि उसके पिछले हिस्से को भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन ये उन लोगों के रास्ते में बाधा बन गया जिन्हें वहां से आगे जाना था। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता चला गया। कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया। छोटी बड़ी सभी गाड़ियां वहां फंस गईं। जब काफी देर तक रास्ता नहीं खुला तो कार में बैठे लोग और टू व्हीलर वाले सब परेशान होने लगे। उस रूट से अक्सर गुजरने वालों ने बताया कि बड़ी गाड़ियों के साथ ये दिक्कत अमूमन खड़ी हो जाती है। ये ब्रिज तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता तो नीचे से खोदना देना पड़ेगा। ये रोज का वो तकलीफ है। इस ट्रैफिक जैम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई, जिसे जैसे तैसे वहां से बाहर निकाला गया। उसी के सहारे कुछ और गाड़ियां भी अपनी जगह से खिसकी। रास्ते को डाइवर्ट किया गया, लेकिन ट्रैफिक था कि कम होने का नाम लेता नहीं दिखा। फिर शुरू हुई ट्रक को वहां से हटाने की कवायद। इसके लिए 2 क्रेन की मदद ली गई, जिन्हें उस ट्रक के दोनों तरफ खड़ा किया गया। उन्हीं के जरिए ट्रक को वहां से निकाला गया। तब कहीं जाकर ट्रैफिक जैम से लोगों को राहत मिली। उत्तर प्रदेश के मथुरा से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां एक मकान देखते ही देखते रह गया। बताया गया कि उस मकान पर आसमान से बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से उसमें कई जगह दरारें पड़ गई। इसके थोड़ी ही देर बाद उस मकान के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और फिर पूरा मकान ही जमीन पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि उसमें रहने वाले लोग पहले ही जरूरत का सामान लेकर बाहर निकल चुके थे। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तैयार हुआ तो मध्य प्रदेश में भी इसके लिए आवाज उठने लगी है। मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों और बीजेपी के विधायकों ने तो जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताकर इसी तरह के विधेयक की मांग शुरू कर दी है। लेकिन ये कम ही लोगों को पता है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण विधेयक कानून बने और आज की तारीख से लागू हो जाए तो बीजेपी के 39% विधायक और 38% मंत्री अयोग्य हो जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तो पेश हुआ यूपी में, लेकिन आजकल इस जनसंख्या नीति की चर्चा मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रही है। शिवराज सरकार के कई मंत्रियों से लेकर विधायक और कई कद्दावर नेताओं ने इसे मध्य प्रदेश की जरूरत बताया है। एक तरफ मांग हो रही है सरकार से कि जनसंख्या को काबू में लाने के लिए कानून बनाया जाए, जबकि विपक्ष इसे बेवजह की कवायद करार दे रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में अगर ये कानून बनाकर फौरन लागू कर दिया जाए तो फिर मौजूदा बीजेपी सरकार की सूरत क्या होगी? सवाल काल्पनिक है, लेकिन जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तैयार हुआ तो मध्य प्रदेश में भी इसके लिए आवाज उठने लगी। विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताकर इसी तरह के विधेयक की मांग शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के हक में आवाज बुलंद करने वाले चेहरों में से एक सिंगरौली से बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य भी हैं, जो 9 बच्चों के पिता हैं। इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए वो जोर शोर से बोल तो रहे हैं, लेकिन उनकी नजर कहीं और है और निशाना कहीं और। हमारा नारा था हम दो हमारे दो। क्या ये संभव हो सका?
पर नहीं, मैं ये कहता हूँ कि समय के हिसाब से आप हिंदुओं को तो कह देंगे नसबंदी करा लो और दूसरे भाइयों को कहेंगे फ्री हो जाओ, तो ये दो तरह की नीतियाँ नहीं होगी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ 27 लाख है। इसकी विकास दर 20% से ज्यादा है। हालांकि आबादी को काबू में लाने के लिए साल 2000 में दिग्विजय सिंह सरकार ने सरकारी नौकरी और पंचायती राज चुनावों में 2 बच्चों वाला नियम बनाया था, लेकिन इसे बाद में हाई कोर्ट में चुनौती मिली। इसके बाद साल 2005 में बीजेपी सरकार ने इसे वापस ले लिया। इसलिए बीजेपी के बदले नजरिए पर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिला है और खुद दिग्विजय सिंह इस नीति को मुख्य मुद्दों से हटाने की बीजेपी की कोशिश बता चुके हैं। ज़बानी सियासी जमा खर्च तो हो रहा है, लेकिन अगर कानून बने और आज की तारीख से ही लागू हो जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले माननीयों का क्या होगा, जरा इस पर भी गौर करते हैं। ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश के 227 विधायकों में बीजेपी के 39.2% विधायक और 38.7% मंत्री अयोग्य हो जाएंगे। कांग्रेस के भी 34.7% विधायकों को अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। विधानसभा की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 49 विधायकों के 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। इनमें से 14 विधायकों के 4 से ज्यादा बच्चे हैं। 3 मंत्रियों के भी 5 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। कांग्रेस में 16 विधायकों के 3 बच्चे हैं, जबकि 12 विधायकों के 4 बच्चे हैं। कांग्रेस के 3 विधायक ऐसे भी हैं जिनके 5 बच्चे हैं और 1 विधायक के तो 9 बच्चे हैं। यानी कानून बना तो विधानसभा के भीतर इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, भले ही इसे लेकर सियासी नफा नुकसान की राजनीति के आरोप लग रहे हों। चूंकि 2005 में बीजेपी ने दिग्विजय सरकार के बनाए नियम को वापस ले लिया था, इसलिए कांग्रेस उसके सामने आईना रख रही है। जनसंख्या नियंत्रण आज की आवश्यकता है, पर इसकी नियत पॉलिटिकल या किसी भी प्रकार के लाभ हानि या षड्यंत्र की नहीं होना चाहिए। बढ़ती आबादी और सीमित संसाधनों पर बढ़ता बोझ देश के सामने बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती है। इस पर सरकारों की फिक्र वाजिब है। बीते साल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था, लेकिन आबादी पर काबू कैसे पाया जाए, तरीका क्या हो, इस पर तो बहस हो सकती है। मगर जिस अंदाज में इस मुद्दे पर इस वक्त जो राजनीति हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, इससे ये मुद्दा सामाजिक कम और सियासी ज्यादा नजर आता है। कांग्रेस आलाकमान के फैसले के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के रुख में भी नरमी दिखाई दे रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज 11 बजे चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में होने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होंगे। सिद्धू आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभालने जा रहे हैं। इस ताजपोशी से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सभी विधायकों और सांसदों को पंजाब भवन में चाय पर बुलाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सभी विधायकों और सांसदों के साथ कांग्रेस के दफ्तर जाएंगे, जहां पर सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। कल कांग्रेस के कुलजीत सिंह नागरा, संगत सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से उन्हें न्योता भी दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। सभी लोग पहुंच रहे हैं, वो तो जो हाईकमांड ने फैसला किया है उसका हम स्वागत भी करते हैं और सभी लोग वहां उस ताजपोशी में पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने अपना काम संभालना है कल से। तो सब लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता से लेकर सभी सीनियर लीडर। कैप्टन साहब तो खुद वो तो फादर फिगर हैं, वो तो हर जगह हाजिर रहते हैं। वो तो सारी लड़ाई, हम तकरीबन जितनी भी 2 बार सीएम बने हैं, वो सारे वर्कर, सारी पार्टी उनके साथ है और वो सभी इकट्ठे होकर, हम नवजोत सिद्धू जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दोनों इकट्ठे होकर पंजाब की दोबारा कांग्रेस की सरकार 2022 में बनाएंगे। महाराष्ट्र में इस बार कुदरत आसमान से बारिश की बजाय आफत बरसा रही है। कई जिले बारिश की वजह से डूबे हुए दिखने लगे हैं। नदियां पहले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से रत्नागिरी जिले में पड़ने वाला चिपलून बाढ़ की चपेट में आ गया। चिपलून में इतना पानी भर गया कि दुकानों के केवल बोर्ड दिखने लगे। मतलब यह कि इमारतों की पहली मंजिल तो पूरी तरह पानी में डूब गई। शहर की हालत ऐसी हो गई कि जहां गाड़ियों की छत दिखाई दे गई, वहां हालात कुछ बेहतर लगने लगे। एक ऐसी ही सड़क का वीडियो सामने आया जहां गाड़ियों की केवल छत दिख रही थी। शहर में इतना पानी दाखिल हो गया जैसे कुदरत सब कुछ तबाह करने पर तुली हो। रत्नागिरी में ही एक पुल बहने का वीडियो भी सामने आया। कुछ देर पहले लोहे के पुल के ऊपर से लहरें गुजरती दिखी, लेकिन थोड़ी ही देर में भारी भरकम पुल ताकतवर लहरों के साथ बहकर जाता हुआ दिखने लगा। एक पुल के बहने से 12 इलाकों का संपर्क टूट गया।
लेकिन हालात केवल रत्नागिरी में नहीं बल्कि भिवंडी, सातारा, नासिक और बदलापुर में भी ऐसे ही हैं। ऐसी बाढ़ आई जैसी पिछले कई साल में लोगों ने न देखी हो, जिसकी वजह से मजबूत पहाड़ तक दरकने लगे। पहाड़ का हिस्सा टूटकर रेल की पटरी पर गिर गया। पत्थर को पटरी से हटाने के लिए ही मशीनों का सहारा लेना पड़ा। ये घटना कसारा घाट नाम की जगह पर हुई, जहां से मुंबई और नासिक को जोड़ने वाली रेल लाइन गुजरती है। लेकिन हालात केवल रेल लाइन पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी बिगड़ गए। नासिक स्टेशन पर पटरियां तो पानी में डूब ही गईं, बल्कि स्टेशन पर भी पानी पूरी ताकत से बहता दिखने लगा। नासिक में नदियों का पानी दाखिल हो चुका है और पूरे शहर में कई फीट ऊंचाई तक पानी भरा है। घर, दुकानें, दफ्तर सब कुछ पानी में डूबे हैं और लोगों को कमर तक के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह गोदावरी नदी में आया उफान है, जिसकी वजह से केवल नासिक ही नहीं बल्कि आसपास के भी कई जिले बाढ़ में डूबे दिखने लगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों को लोगों की मदद के लिए लगाया गया है, जो बाढ़ से बेहाल जगहों पर लोगों को बचाने में लगी हैं। भिवंडी में जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थीं, वहां एनडीआरएफ की नावें चल रही हैं। दूर दूर तक केवल पानी का साम्राज्य दिख रहा है। लोग 3 से 4 फीट तक के पानी के बीच चलते हुए दिख रहे हैं और शहर पूरी तरह ठप पड़ चुका है। लोग अपने ही घरों में कैद हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। ऐसा ही हाल बदलापुर का भी है। बदलापुर में भी लगातार हो रही बारिश ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया। शहर में दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिख रहा है। मैदानों में इतना पानी है कि बड़े बड़े पेड़ों के तने ही गायब हो गए। बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग घरों में तो महफूज हैं, लेकिन इमारत से बाहर निकलने के हर रास्ते पर पानी का कब्जा हो चुका है। जरूरी कामों के लिए घर से निकले लोगों के सामने सैलाब से होकर गुजरने की चुनौती है। सड़कों पर जहां पानी कम भी है, वहां भी रास्ते ठप हो चुके हैं। और चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि आसपास के लगभग सभी बांध पूरी तरह भर चुके हैं, जिनसे पानी छोड़ा जा रहा है। बांधों से छोड़ा गया पानी शहरों में दाखिल हो रहा है, जो लोगों की आफत और बढ़ा रहा है। सातारा में कोयना बांध से 2000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद शहर में पानी पूरी ताकत से दाखिल हुआ, जिसके बाद लोगों को अपने घरों के ही बाहर लहरें पूरी ताकत से अंगड़ाइयां लेती दिखने लगी। आंगन में पानी पूरी ताकत से ऐसे बहने लगा जैसे कोई नदी ही घर तक पहुंच गई हो। दूर दूर तक खेत और मैदान सब पानी में डूबे हुए दिखने लगे। ऊपर से लोगों में डर बढ़ने की वजह यह है कि बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस के करेलिया से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग के शोलों में धधकता दिखाई दिया। गर्मी की वजह से वहां आग काफी तेजी से फैलती जा रही है और इसने अब तक 20,000 से भी ज्यादा एकड़ में फैले जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग की ऊंची लपटों में जंगल के हरे भरे पेड़ पौधे सुलगते नजर आए। इस जानलेवा आग को बुझाने में दमकल कर्मियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस काम में कई विमानों को भी लगाया गया, जो आसमान से इन खतरनाक लपटों पर पानी की बौछार करते नजर आए। Высокое задымление, ветер знакопеременных направлений, ну и जंगल से उठते धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपने अंदर समा लिया, जिसकी वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना नामुमकिन हो गया। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश और बाढ़ में कई घर बह गए। तबाही की ये तस्वीरें कई इलाकों में देखने को मिली, जहां मिट्टी से बना एक घर देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समा गया। भारी बारिश के बाद वो इलाका पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। वहीं एक पुल के ऊपर पानी का बहाव इतना तेज दिखा कि किसी ने भी पुल को पार करने का खतरा मोल नहीं लिया। एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। इस बाढ़ में सड़कों का नामो निशान तक मिट गया। कई गाड़ियां भी पानी में डूब गईं, लेकिन भारी तबाही मचाने के बावजूद बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। आसमान से बरसती आफत के बीच कुछ लोग घुटने तक पानी में पैदल चलते दिखाई दिए। वहां कई झोपड़ियों की तो सिर्फ छतें ही नजर आ रही थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी के ब्राह्मण समाज को साधने के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज से ब्राह्मण सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत की है, जो कि 29 जुलाई तक चलेगा। बीएसपी का पहला ब्राह्मण सम्मेलन आज अयोध्या में होने जा रहा है। महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर, 26 जुलाई को प्रयागराज, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में ब्राह्मण सम्मेलन के आयोजन का फैसला किया है। कोविड नियम लागू होने की वजह से इस ब्राह्मण सम्मेलन में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। मॉनसून सत्र के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद चलनी शुरू हो गई। इसका आयोजन 9 अगस्त तक रोजाना होगा।
कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर कई किसान संगठन 200 से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना विरोध जताने का एक नया तरीका ढूंढा है, और वो है किसान संसद, जिसका आयोजन किसान संगठनों ने देश की संसद से करीब 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर किया, जिसमें शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत समेत 200 किसान कड़ी सुरक्षा के बीच बसों में बैठकर जंतर मंतर पहुंचे। किसानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। पुलिस ने इनको पूरा एस्कॉर्ट करके सिंघू बॉर्डर से लेकर आए हैं। तस्वीरों में आपको बसेस नजर आ रही हैं। बस से उतरते ही ये लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़े। कुछ किसान तो बैरिकेड के बीच खड़े होकर नारे लगाते दिखे। किसान संसद में शामिल किसानों के खाने पीने का इंतजाम पुराने अंदाज में किया गया और दोपहर के खाने के लिए लंगर लगा, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ कर दिया कि जंतर मंतर पर किसान संसद चलाने का मकसद आंदोलन की धार तेज करना है। मूल उद्देश्य है वो ये कि इस देश की संसद का, इस देश की तमाम लोगों का जो सत्ता में बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित कराना है। हम जिंदा हैं, 600 किसानों की शहादत दे चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो ये तक कह दिया कि आंदोलन का ये नया तरीका सरकार और विपक्ष दोनों पर दबाव बनाने के लिए है। राकेश जी कर रहे हैं, देखो एक तो विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए कि सरकार पर, दोनों पे। किसानों की तैयारी है कि किसान संसद वैसे ही चले जैसे देश की संसद चलती है, यानी कि इसमें संसद की तरह स्पीकर, डिप्टी स्पीकर होंगे। इसके अलावा इस संसद में शामिल होने वाले 200 किसान रोजाना बदलेंगे, जो 9 अगस्त तक सिंघू बॉर्डर से सुबह 11 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे और शाम 5 बजे वहीं लौट जाएंगे। इस संसद को चलाने के लिए किसान संगठनों ने 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो इसमें शामिल होने वाले लोगों को पहचान पत्र देगी। बिना पहचान पत्र के किसी किसान की प्रदर्शन वाली जगह पर एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा पुलिस ने प्रदर्शन के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी कीमत पर नहीं चाहती कि फिर से दिल्ली में वैसा कुछ हो जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ था। यही वजह रही कि पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के अलावा किसी और जगह से किसानों को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं दी। खुद गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत को जंतर मंतर जाने वाली बस में बैठने के लिए सिंघू बॉर्डर आना पड़ा, जहां से वो और बाकी किसान बसों में बैठकर रवाना हुए। इस दौरान राकेश टिकैत और कुछ किसान नेताओं के बीच चेकिंग पर बहस भी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उन्हें समय पर जंतर मंतर नहीं पहुंचने देना चाहती। हम समय पर ना पहुंच पाए, पूरा समय यहीं बर्बाद हो जाए, इसलिए गोल गोल घुमा रहे हैं। किसानों के जंतर मंतर जाने से पहले पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी कि परिंदा भी पर न मार पाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए। यही नहीं, केवल 3 किलोमीटर के दायरे में 4 जगह पर बैरिकेडिंग की गई। यहाँ से इस सड़क से लेकर जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर 4 बैरिकेडिंग अब दिल्ली पुलिस ने कर रखा है। सिंघू बॉर्डर जितनी ही कड़ी सुरक्षा जंतर मंतर पर भी की गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं वो जंतर मंतर पर किए गए हैं। किस तरह से यहाँ पे वज्र वाहन है और तमाम जो फोर्स है उसे यहाँ पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, और अगर किसानों ने उन शर्तों को नहीं माना तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया कि सिंघू बॉर्डर से किसान उन्हीं बसों से जाएंगे आएंगे जो दिल्ली पुलिस की ओर से दी जाएंगी। ये बसें सुबह 11 बजे किसानों को सिंघू बॉर्डर से लाएंगी और शाम 5 बजे वापस वहीं छोड़कर आएंगी। इसके अलावा जिन किसानों के पास पहचान पत्र होगा वही जंतर मंतर के प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। साथ ही इन किसानों को जंतर मंतर के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं होगी और इन पर दिल्ली पुलिस पूरे समय नजर रखेगी। जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। वहां की सरकार ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगवानी जरूरी कर दी है, लेकिन ये फैसला वहां के ज्यादातर लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने इसके विरोध में वहां की संसद का घेराव कर दिया। इसके बाद वहां तैनात पुलिस भी एक्शन में आ गई और उसने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन में शामिल लोगों में खूब झड़प भी हुई, लेकिन जब लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस मंजर को देख ऐसा लगा मानो संसद के आसपास का इलाका जंग का मैदान बन गया हो। लोगों को भगाने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई, लेकिन ना सड़क पर उतरी भीड़ मानने को तैयार दिखी और ना ही पुलिस वाले उन्हें बख्शने के मूड में नजर आए। जो उपद्रव मचाने से बाज नहीं आए, उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आई और उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस वालों पर भी कई बार हमला करने की कोशिश की। एक महिला तो बीच सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और उसे आगे बढ़ने से रोकने लगी। काफी देर तक वहां इसी तरह बवाल होता रहा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों की तुलना मवाली से कर दी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के एक बयान से नया विवाद शुरू हो गया। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को मवाली कह दिया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने उनके बयान पर ऐतराज जताया। गलत है, नहीं कहना चाहिए किसान के बारे में। किसान के बारे में इस तरह की चीज नहीं कहनी चाहिए। किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष ने सरकार पर हमला जारी रखा। बीजेपी के पुराने सहयोगी अकाली दल ने तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग दोहराई। जब आप उसमें ये कैविएट ही लगा रहे हैं कि वापस नहीं होंगे, तो वो आपसे क्या बात करें? आपका हालचाल तो पूछना नहीं उन्होंने। कांग्रेस के सुर भी कुछ ऐसे ही दिखे। उन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। लेकिन सरकार ने फिर दावा किया कि ये बिल किसानों के फायदे का बिल है। वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद है। हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि अभी वहां 10वीं से 12वीं तक की ही क्लास लगेंगी। दिल्ली के मदनपुर खादर में यमुना के पास यूपी सरकार ने अवैध कब्जा हटाया। आरोप है कि वहां पर रोहिंग्या समुदाय के कुछ लोग कैंप बनाकर अवैध तरीके से रह रहे थे। यमुना के पास मदनपुर खादर और जैतपुर समेत कुछ इलाकों में यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन है। इसी वजह से ये कार्रवाई की गई। मॉडल सागरिका ने सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने और रेप की धमकी मिलने का आरोप लगाया। सागरिका का दावा है कि राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाने की वजह से उन्हें यह धमकी दी गई। हरियाणा के झज्जर में बारिश की वजह से एक इमारत का काफी हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 2 भैंसों और 14 गायों की मौत हो गई। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक्स की आज टोक्यो में शुरुआत हो रही है। भारतीय समय के मुताबिक उद्घाटन समारोह शाम 4:30 बजे होगा। कोरोना को देखते हुए भारत ने उद्घाटन समारोह में कुल 20 खिलाड़ियों और 6 अधिकारियों को ही शामिल करने का फैसला किया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय तिरंगे के साथ मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। लेकिन कांग्रेस ने कृषि सुधार कानून के मुद्दे पर सरकार का विरोध जारी रखा और संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। मॉनसून सत्र के पहले दिन से कांग्रेस इस मुद्दे पर खूब हंगामा कर रही है। उसकी मांग है कि तीनों कृषि सुधार कानून वापस लिए जाएं। और इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी समेत पार्टी के दूसरे सांसद संसद भवन परिसर में लगी गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने एक बड़े से बैनर के जरिए कृषि सुधार कानून का विरोध किया और नारे लगाने लगे। किसानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रदर्शन खत्म होने के बाद राहुल तो बिना कुछ बोले वहां से चले गए, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरना जारी रखा। ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस ने सदन के अंदर इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसका विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां कुछ महिलाओं ने एक दुकान के बाहर तोड़फोड़ की। आरोप है कि इनकी वहां पर एक दुकान है जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसके खिलाफ इन महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और सड़क पर हंगामा करने लगी। दुकान के बाहर एक ठेले पर रखे फलों को भी उन्होंने नहीं बख्शा और उन्हें उठाकर सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद जिन लोगों पर दुकान हड़पने का आरोप लगा, उनके साथ इन महिलाओं की तीखी बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से डंडे तक निकल गए। गाली गलौज भी खूब हुई। यहाँ पे इनकी पुरानी दुकान है, इनके पास उसके पेपर्स भी हैं। उस पे कुछ लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। हंगामे के बाद इन महिलाओं ने थाने जाकर पुलिस से शिकायत भी की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दायर मामलों की सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में उन्होंने बंगाल पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने की भी अपील की है। शुवेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सत्ता में आने के बाद तृणमूल कांग्रेस सरकार ने उनके खिलाफ कई झूठे मामले शुरू किए हैं। शुवेंदु का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें राजनीतिक रंजिश की वजह से निशाना बनाया जा रहा है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया के उत्तरी इलाके में लगी जंगल की एक आग पड़ोसी राज्य नेवाडा तक फैल गई, जिसकी वजह से और कई लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। बिजली गिरने के कारण 4 जुलाई से धधक रही इस आग को बुझाने के लिए 1200 से ज्यादा दमकल कर्मी अपना पसीना बहा रहे हैं। लेकिन आग का आतंक एक बड़ी आपदा बनता जा रहा है। हाल यह है कि हाईवे पर मीलों दूर से ही जंगल की आग का धुआं उठता दिखाई दे गया और हरे भरे पेड़ों की खूबसूरती को आग की बेरहम लपटें तार तार करती नजर आईं। ऐसी विकराल आग जिसे देखकर दमकल कर्मियों का भी सिर चकरा जाए कि ऑपरेशन शुरू करें तो कहां से, मगर फिर भी कोशिशें जारी रहीं और कैलिफोर्निया और नेवाडा के बॉर्डर के पास कई हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगाते दिखे, लेकिन उनकी कोशिश ऊंट के मुंह में जीरे जैसी नजर आई। अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में हर साल जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन बीते 30 साल में क्लाइमेट चेंज ने इस इलाके को और ज्यादा गर्म और सूखा बना दिया, जिस वजह से जंगलों की आग अब भयानक रूप लेने लगी है।